नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 2021 तक महंगाई भत्ता, केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा। कल्याण डोंबिवली में कोरोना के मरीजों ने पार किया 100 का आंकड़ा। यहां पर स्वतंत्र टेस्ट लैब शुरू करने की हुई घोषणा। कोविड टेस्ट में बढ़ोतरी के बाद लॉकडाउन शिथिल करने पर हो सकता है विचार। पांडिचेरी में मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों सांसदों ने किया कोविड टेस्ट। गोवा, अरुणाचल, मिजोरम राज्य हुआ कोरोना मुक्त। लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली, दमन दीव में भी कोई मरीज नहीं मिला। कल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री उद्योगपतियों के साथ करेंगे बैठक। हो सकती है कृषि और उद्योग के लिए पैकेज की घोषणा। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के कार पर स्याही फेंकने वाले 2 युवकों को मुंबई पुलिस ने दफा 341, 504 और 34 के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कोई नहीं हुआ अटैक। आइए अब चलते हैं आज के विचार की तरफ। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। कुछ राज्यों ने तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनवरी में शुरू कर दी थी, कुछ राज्यों ने फरवरी में शुरू की, लेकिन केंद्र सरकार जिसने ये लड़ाई मार्च महीने में अपने हाथ में ली, अब वो पूरे कोरोना के रोकथाम की जिम्मेदारी उसने सेंट्रलाइज करके रखी हुई है। WHO जो भी मदद भेज रहा है वो सीधे दिल्ली पहुंच रही है और दिल्ली उसको अपने राज्यों के हिसाब से पहुंचा रही है। जहां ज़्यादा मरीज होंगे वहां उस तरह की सहायता पहुंच रही है। और ये पूरे देश की गतिविधियों पर केंद्र की लगातार नज़र बनी हुई है। इसी के तहत WHO की गाइडलाइन के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं, ये जांचने के लिए केंद्र सरकार ने 3 जांच दल 6 जगह भेजने का फैसला किया। उसमें 2 जांच दल जो है मुंबई पुणे पहुँचे, एक जयपुर पहुँचा, एक इंदौर पहुँचा और 2 मतलब अलग अलग जांच दल पश्चिम बंगाल पहुँचे। अब सबसे पहले कि ये जांच दल कर क्या रहा है, इसकी जांच हमें करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये इसका मकसद क्या है। तो ये केरला ने किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया, ये वो लोग जानना चाहते थे। तो वह केरला पहुँचे। केरला ने अपने सब जानकारी उनको दी। केरला में करीब 500 मरीज मिले थे कोरोना के संक्रमित, जिनके ऊपर इलाज हो गया और वो पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले सफलता पाई कोरोना पे नियंत्रण करने की। 20 अप्रैल तक उनके पास कोई मरीज था ही नहीं। तो जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम 20 अप्रैल से कुछ मामलों में ढील देंगे, तो केरल ने लॉकडाउन हटा दिया और कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई मरीज नहीं आ रहे तो हम सब काम चलने देते हैं। तो वहाँ कटिंग की दुकानें खुल गई, कुछ अन्य दुकानें खुल गई, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक की, कुछ छोटे मोटे बाज़ार खुल गए, कुछ और ज़रूरत का सामान की चीज़ें खुल गई। लेकिन जब परसों यानी 21 तारीख को यहाँ पर केंद्र का दल आया तो उसने कहा कि नहीं, आप खोलने की जल्दी मत करिए। WHO का हमें संदेश है कि अब संख्या में एक बार इजाफा हो सकता है और फिर कंट्रोल हो जाएगा, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करिए। तो तुरंत केरल सरकार ने उनकी बात को मानते हुए दूसरे दिन जो ढील दी थी लॉकडाउन में वो रोक ली और बंद कर दिया। कोई राजनीति नहीं की, कोई बहसबाजी नहीं की, ना तो कोई उन्होंने आपत्ति जताई। और देखिए, संयोग से ये सब बात होने के बाद ही केरल में नए और संक्रमित लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। हालांकि केरल सरकार में और वहाँ के राज्यपाल में रस्साकसी चलती रहती है। आरिफ मोहम्मद खान का आपने सुना होगा अखबारों में, वो कोशिश करते रहते हैं सरकार को परेशान करने में, नोक-झोंक चलती रहती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यहाँ भाजपा का होने वाला कुछ भी नहीं है। कितनी भी राजनीति करेंगे तो उसका भाजपा को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
क्योंकि केरल के लोग उन्होंने देखा है कि सब विजयन के पीछे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पीछे है, उनका सपोर्ट काफ़ी है वहाँ के लोगों को, और सरकार बिल्कुल स्मूथली सब चीज़ें कर रही हैं। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि रात दिन वो लगातार 10 दिन तक अस्पतालों में चक्कर काटती रही, मरीजों को देखती रही। इस तरह से केरल ने तो एक आदर्श कायम कर दिया व्यवस्था में। केंद्र के साथ मतभेद के बावजूद उसने इस समय न राजनीति की न कोई मतभेद किया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वो भले अभी भाजपा के साथ में नहीं है, लेकिन एक लंबे समय तक वो बीजेपी के साथ में काम कर चुके हैं, रह चुके हैं, उनका गठबंधन रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पे वो नरेंद्र मोदी के उनके संबंध काफ़ी घनिष्ठ हैं और उसका लाभ भी महाराष्ट्र को मिल रहा है। वो हर तरीके से केंद्र से मदद ले रहे हैं और तमाम लोगों की कोशिशों के बावजूद अपना आपा नहीं खो रहे हैं। ठंडे हैं, कूल दिमाग रखते हैं, पूरी व्यवस्था नियंत्रण में रखते हैं और सब लोगों को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ये दल आया और इसने सरकार को बिना बताए धारावी में का दौरा कर लिया, इसने जाके अस्पतालों का दौरा कर लिया, प्राइवेट अस्पतालों में क्या व्यवस्था की सरकार ने उसकी जांच की, जो टेस्ट लैब है वो कहाँ कहाँ है, कितनी है, 32 लैब में कितना काम चल रहा है, उसकी जांच की। और ये तमाम जांच करने के बाद उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से कि हमने सब देखा दाखा है, पूरा चेक किया। और एक लंबे समय तक हॉटस्पॉट रहे कोलीवाड़ा में भी वो लोग गए और कैसा वहाँ 168 लोगों को सरकार ने ठीक किया, उसकी सब जानकारी उन्होंने बटोरी। और शाम को मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की और उन्होंने संतोष जताया और विदा ली। उद्धव ठाकरे भी अपने संबंधों का और इन सब लोगों का उन्होंने भी फ़ायदा उठाते हुए कहा कि हमें भी केंद्र से मदद चाहिए और केंद्र राज्यों को एक दूसरे को सहयोग करना जरूरी है। उन्होंने अपनी मांग भी रखी कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा सबसे पहले जो 6 लाख उत्तर भारतीय हमारे यहाँ हैं मजदूर, वो अपने देश, अपने घर, अपने गांव जाने के लिए तड़प रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनें यहाँ से शुरू की जाए मुंबई से, ताकि एक बार वो जाके चले आए, मन की शांति हो, परिवार वाले भी उनको देख लें कि हाँ आदमी अपने ज़िंदा है। तो ये उन्होंने अपनी बात रखी और इसके अलावा जो भी साधन सामग्री चाहिए थी उसकी उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय दल है उसने गलती की, उसने जो खामियां देखी वो खामियां उसने मुख्यमंत्री के साथ डिस्कस नहीं की, उनको बताया नहीं कि अरे आपके यहाँ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। वो सारी चीज़ें उन्होंने टेलीविज़न के रिपोर्टरों को, पत्रकारों को बता के ऐसा चित्र निर्माण किया जैसा इस सरकार के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो ये हुई राजनीति। उनको ये सब चीज़ें जो वीकनेस है वो किसको बतानी चाहिए थी? मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए थी कि भाई ये चीज़ आप सुधार लो। उन्होंने एक चीज़ बताई, ये जो आईटी कंपनियों को आपने परमिशन दिया है उनकी लंबी कतारें लगी वाशी नाके पे, ये ठीक नहीं है, इससे आपको तकलीफ होगी। तो मुख्यमंत्री ने तुरंत उनकी बात सुनने के बाद जो ढील दी थी वो ढील विड्रॉ कर ली। पुणे और मुंबई दोनों जगह की ढील उन्होंने विड्रॉ कर दी और कहा कि नहीं, लॉकडाउन के जो पहले के नियम है उसी का पालन होगा, जो चीज़ पहले चालू थी वही चालू रहेगी, कोई नई रियायत हम नहीं देंगे, कोई ट्रैफिक सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, सब चीज़ें उन्होंने 1 मिनट में रोक दी। अब इसकी सियासत तो कोई कर नहीं पाया। तो उद्धव ठाकरे ने बात ही बात में ये बात बता दी कि केंद्र और राज्य में भाईचारा होना बेहद ज़रूरी है और ये भाईचारा रहेगा तो ही हम एक दूसरे को मदद कर सकेंगे और एक दूसरे की चर्चा कर सकेंगे। अब भाईचारा केंद्र को रखना भी पड़ेगा। उसके 2 कारण हैं। एक कि हर चीज़ के लिए गुजरात में जाने के पहले महाराष्ट्र से गुजरना पड़ता है, तो केंद्र नहीं चाहेगा कि
मोदी जी का राज्य जो है वो इन सब चीज़ों से बिला वजह जो है परेशान हो, क्योंकि विदेश जाने वाले हर गुजराती को मुंबई आके जाना पड़ता है। माल सब मुंबई से गुजरात जाता है, गुजरात का माल विदेश जाना है तो मुंबई आना पड़ता है। तो इस तरह से वो राज्यों के संबंध वो खुद भी नहीं खराब करना चाहेंगे। दूसरी बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मुंबई में गुजरातियों की आबादी बहुत ज़्यादा है और इसको ध्यान में रखते हुए वो शिवसेना से पंगा लेना नहीं चाहेंगे। कारण जो भी हो, केंद्र और महाराष्ट्र के संबंध जो है एक समझदारी के लेवल तक ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे आज ये चर्चा करने का विषय क्या था, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? इन सब बातों में एक बात और आ गई। वो आ गई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब ये दल वहाँ गया, परीक्षण दल वहाँ पहुँचा, जांच दल, तो उसको उठा के कमरे में 6 घंटे के लिए बंद कर दिया। वो कोई चीज़ देख नहीं पाया। दरअसल 2 अलग अलग गए थे, 7 जिलों के लिए एक जन गया था जो जहाँ पे ज़्यादा मरीजों की संख्या, और एक कलकत्ता के हिसाब से एक दल गया था। ऐसे 2 दल गए थे। ममता बनर्जी ने कहा 2 दल की ज़रूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेशों में क्यों नहीं भेज रही तुमको? हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और जो खामियाँ हैं वो सब आप ही की वजह से है। आप ही हमको टेस्ट किट नहीं दे रहे, आप ही हमको PPE नहीं दे रहे, आप ही हमको दवाइयाँ नहीं दे रहे, आप ही सब कुछ कर रहे हो। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रतिदिन उनकी मीडिया में आलोचना कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कथित टीवी चैनल वाले ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। बंगाली अखबार उस पर साइलेंट है। आप सब जानते हैं कि कलकत्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला बन चुका है हिंदुत्व की, और संयोग से वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ममता के लिए परेशानी का सबब बन रही है। चुनाव आने वाले हैं तो ममता भी थोड़ी जिद्दी और हठी औरत है, वो भिड़ जाती है शरीनी की तरह। उसको हर चीज़ में राजनीति दिखती है और वो सोचती नहीं है, व्यक्त कर देती है, और इस तरह से उसका लगातार संघर्ष केंद्र के साथ में चल रहा है। इसका नुकसान राज्य की जनता को उठाना पड़ेगा। लेकिन आपातकाल है, संकट का समय है, थोड़ा तो डिप्लोमेटिक रहो। चुनाव जब होगा लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन इसका नुकसान पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को होने वाला है। जब केंद्र और राज्य आपस में झगड़ा करते हैं तो नुकसान किसका होता है? राज्य की जनता का होता है। और ये झगड़ा कोई आज का नहीं है कि मोदी जी और ममता जी की नहीं पट रही है तो झगड़ा भी गया है। गहलोत की और मोदी जी की कैसे पट रही भाई राजस्थान में? अमरिंदर सिंह की और मोदी जी की कैसे पट रही है पंजाब में? वो भी तो ले रहे केंद्र से मदद। और ये केंद्र और राज्य का झगड़ा कोई आज का नहीं है। ये झगड़ा तब से है जब से इंदिरा जी ने ये शुरुआत की इसकी, यानी 40 साल पहले जब इंदिरा गांधी ने धड़ाधड़ राज्यों की सरकार, जहाँ उनकी सरकार नहीं थी, जहाँ अल्पमत की सरकार हुई, जहाँ उनके असंतुष्ट थे, उस सरकार को भंग करना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद कानून बना, बम्बई केस हो गया, बम्बई की सरकार गिराई, रामाराव की सरकार गिरा दी इंदिरा जी ने। उसके बाद कोर्ट में पहुंचे, अदालत में पहुंचे, बार बार अदालत में केसेस जाने के बाद केंद्र और राज्य के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई और उस गाइडलाइन के तहत दोनों राज्य सब साथ में भाईचारे के हिसाब से चले, ये कहा गया। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती रहती है, राजनीति का अंत नहीं होने वाला है। सिर्फ हर राजनेता को ये सोचना चाहिए कि जनता का हित किस में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।